अच्छा, तो यहाँ अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। इसमें जो रूल है वो दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि अगर ये चीज़ लेस देन ज़ीरो हो और बी भी लेस देन ज़ीरो हो तो फिर अबव द लाइन होगा। अगर ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब भी अबव द लाइन ही होगा। लेकिन अगर ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली, जिसमें बेसिकली क्या किया गया है कि लाइन की इक्वेशन में गिवन पॉइंट को पुट इन किया गया है, अगर इस सारे की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो और बी की वैल्यू, बी क्या है, वाई का कोएफिशिएंट है, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फिर ये ऑपोजिट होगा ना, ये लेस देन ज़ीरो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये बिलो हो जाएगा फिर। और अगर ये हो के जो पुट इन करने से वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो लेकिन बी लेस देन ज़ीरो हो तो तब भी बिलो द लाइन ही होगा। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि इन दोनों चीज़ों के साइन अगर ऑपोजिट हैं तो बिलो द लाइन, और अगर सेम है तो अबव द लाइन। ये है। और अगर ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी आपने पॉइंट पुट इन किया इक्वेशन के अंदर और इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि गिवन पॉइंट इज ऑन द लाइन। तो ना फिर वो अबव है ना बिलो है, वो ऑन द लाइन है। ठीक है, ये अब आप लोग इसको याद रखेंगे। सर ये जब इक्वल टू जीरो होगा तो बी बेशक ग्रेटर देन जीरो या स्मॉलर देन हाँ जीरो उसे प्रेस बिल्कुल, नहीं फिर करेगा। कोई वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक जो था वो सिर्फ वो तब हमने देखना है उसको जब वो लेस देन या ग्रेटर देन होगा, तब हमें देखना होगा कि साइन जो है वो सेम है या डिफरेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 22nd क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज जीरो देन द लाइंस आर। तो जी। हाँ, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं ना, दो अगर लाइनें पैरेलल हैं तब भी हम ये कहते हैं कि उनका आपस का एंगल ज़ीरो है। पैरेलल लाइंस में भी कहेंगे कि एंगल उनका ज़ीरो है, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है ना। तो अगर दो लाइनों की स्लोप सेम हो, इसका मतलब ये होगा कि वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही हैं, उनका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो सेम है। तो आपस में फिर उनका एंगल जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हों तब भी उनका आपस में एंगल हम ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं। और अगर कंसाइड कर रही हो दोनों लाइनें, यानी एक लाइन ये है दूसरी भी उसी के ऊपर ही है, तो तब भी हम कहेंगे कि उनका आपस में जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो ठीक होंगी, पैरेलल वाली भी और कंसाइडिंग वाली भी। तो 1 और 3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर हो दोनों लाइनें तो फिर उनका एंगल 90 डिग्री का होता है आपस में। और अगर पैरेलल हो या कोइंसिडेंस लाइंस हों तो तब उनका जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है आपस में एंगल। ठीक है, अब हम एक और पेपर देखते हैं। ये तो था 12 का, तो अब 13 का पेपर है। 13,
13 है जी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी बी एंड माइनस बी। तो ये डिस्टेंस अगर हमने फाइंड करना है, अगर आप इसको प्लॉट कर लेते हैं तो एक पॉइंट फर्ज करें यहाँ पे है बी पे, और एक माइनस बी पे है। इनका आपस में डिस्टेंस हमें मालूम करना है कितना है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूं अप्लाई होगा कि बी डी है इसका। डी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाएं तो ये हो जाएगा बी, यानी ये होता है ना डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और फिर इन दोनों के सम का अंडर रूट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये चीज़ जो है, इसको आप x2 समझ लें, इसको x1। तो x2 - x1 जो होगा वो हो जाएगा b माइनस बी, यानी प्लस बी। तो ये b प्लस बी हो गया, फिर b प्लस बी का स्क्वायर, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स में भी यही चीज़ हो जाएगी, b प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर इसका सारे का अंडर रूट, सारे का ऊपर अंडर रूट है। तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, यानी 4b² प्लस 4b², और ये हो जाएगा 8b²। जो 8 आया है ना, उसको उसमें से 2 बाहर निकाल लें, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा, और b² जो है वो भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये 2 × √2b आ जाएगा इसका आंसर, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही होगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन में जो है वो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी इन द गिवन डायग्राम। तो अब ई से जो जी का डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट, और ई का एफ से डिस्टेंस है 5 यूनिट। इसका मतलब बनेगा कि जी से एफ का डिस्टेंस हो जाएगा 2 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 यूनिट। अब जो रेशियो वाला फॉर्मूला है ना, वो हम अप्लाई करेंगे। रेशियो वाले में हम ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको अगर आप k1 कहते हो 3 को, और k2 कहते हो 2 को, तो k1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ, और k2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ। तो इसका x कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये हो जाएगा फिर 2, कर्सर कहाँ है, हाँ, ये हो जाएगा 2x1 + 3x2 ओवर k1 + k2, तो यानी 5 आ जाएगा। तो 2x1 + 3x2 ओवर 5, 2x1 + 3x2 ओवर 5। तो ये डी ऑप्शन जो है वो सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if in a line if a line is passing through points 0 uh, 0 comma y1 and 0 comma y2, then the inclination made by a line is by the line is। तो ये जो लाइन होगी इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? इंक्लिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन वो एंगल होता है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही होती है। तो अगर आप इसको ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप देखें, ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हैं या वाई एक्सिस पे हैं? ये दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं,
क्योंकि इनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब है ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही होती है? ये वर्टिकल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, तो एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री का। तो ये डी ऑप्शन जो होगी वो सही ऑप्शन होगी। बहुत आसान सा सवाल है कि ये जो पॉइंट है ये भी ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, ये भी वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, और वाई एक्सिस तो एक वर्टिकल लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का होता है, और कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही हो वो एंगल इंक्लिनेशन कहलाता है। इसलिए ये जो लाइन होगी जो इन पॉइंट्स में से गुजर रही होगी, इसकी इंक्लिनेशन हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, then which of the following points lies on the given line? तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन तो उसने दे दी है, अब जो पॉइंट्स हैं देखना है कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, कौन सा पॉइंट हम यहाँ x और y की जगह रखें तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला वाला पॉइंट x की जगह यानी हम माइनस के रख दें तो फिर ये ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन अगर हम सेकंड वाला पॉइंट लेते हैं और x की जगह ज़ीरो रख देते हैं, y की जगह माइनस के रखते हैं, तो फिर ये आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू प्लस के। ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। सी पॉइंट को अगर देखें, x की जगह हम ज़ीरो रख दें, y की जगह के रख दें, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो सी ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट होगी। और सी ऑप्शन क्या होगी कि आपने x की जगह 0 और y की जगह k रखना है, और अगर मैं y की जगह k और x की जगह 0 रखूं तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, दोनों तरफ k आ जाएगा, k इज इक्वल टू k। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है यानी सी, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन सी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाइज, ये इक्वेशन भी बेसिकली लाइन की ही इक्वेशन है। इस फॉर्म को कहते हैं टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इसको इलिप्स की इक्वेशन नहीं समझ लेना, उसमें स्क्वायर होते हैं ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इनमें से कौन से वाला जो है पॉइंट सही होगा, कौन सा पॉइंट इनको सेटिस्फाई कर रहा होगा? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको, इसमें ये याद रखें कि ये अगर टू इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसका मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट यानी लाइन एक्स एक्सिस को पी पे कट कर रही है, तो एक पॉइंट जो होगा वो बनेगा पी कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो या वाई इंटरसेप्ट क्यू है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन वाई एक्सिस को क्यू पे कट करती है। तो अगर वाई एक्सिस का कोई पॉइंट ले रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 कॉमा क्यू, ये दो पॉइंट्स तो लाजमी इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये देख लें ये दिए हुए हैं, सी ऑप्शन में ये दिए हुए हैं पी कॉमा 0 और 0 कॉमा क्यू। इसलिए इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन सी होगी। सर ये जरा दोबारा समझाएंगे। देखें ये जो फॉर्म है ना ये वाली, इसको कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है।
ये जो पॉइंट होता है इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। और इस फॉर्म में जब इक्वेशन लिखी हो तो ये जो एक्स का डिनोमिनेटर होता है वो एक्स इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और वाई का जो डिनोमिनेटर होता है वो वाई इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इस इक्वेशन से ये पता चला कि ये लाइन जिसकी ये इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन, ये लाइन एक्स एक्सिस को पी पे कट करती है, यानी ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी होगा। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का में तो हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। और इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि लाइन वाई एक्सिस को क्यू पे कट करती है। ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये लाइन वाई एक्सिस को क्यू पे कट करती है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्यू कॉमा जीरो, सॉरी 0 कॉमा क्यू। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्यू होगा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बने। तो अब ये जो लाइन है इसके दो पॉइंट्स हमें पता चल गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये दो पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करते होंगे, और इनमें से एक ही पॉइंट होगा, चूंकि ये एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन सही होती है, तो इसलिए ये वाला तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं करते होंगे। जो करता है वो हमने फाइंड कर लिया, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो फिर दूसरा तरीका तो यही है कि आप सारे पॉइंट्स बारी बारी यहाँ रखें और चेक करें कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। मसलन ए ऑप्शन जो होगी उसको कैसे चेक करेंगे कि एक्स की जगह पी रख देंगे और वाई की जगह क्यू रख देंगे। तो अगर मैं एक्स की जगह पी रखता हूँ तो ये पी डिवाइडेड बाय पी 1 हो जाएगा, वाई की जगह क्यू रखूँ तो क्यू डिवाइडेड बाय क्यू 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 तो 2 होता है, 2 इज इक्वल टू 1, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। इसी तरह अगर मैं x की जगह p रख दूं, ये वाला जो पॉइंट है इसकी मैं बात करूं, तो p 0, x की जगह p रखूं, y की जगह 0 रख दूं, तो x की जगह अगर मैं p रख देता हूं, y की जगह रख देता हूं 0, तो ये सेटिस्फाई कर जाता है ये वाला पॉइंट। लेकिन इसको भी फिर करना चाहिए, एंड है, एंड का मतलब है दोनों ही करेंगे। इसको जब मैं रखता हूँ कि x की जगह q रख दूं, यहाँ अगर मैं q रख दूं और y की जगह 0 रख दूं, तो ये q/p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि p q के बारे में ये नहीं उसने बताया हमें कि वो इक्वल हैं या नहीं है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये वाला भी एक तरीका है, लेकिन जो बेसिकली सवाल पूछा गया है वो यही जज करना चाह रहा था कि जो ये जो फॉर्म है टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इस फॉर्म से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, क्या स्टूडेंट को वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का पता है या नहीं है। तो वो जो मैंने तरीका पहले बताया वही इसका सही तरीका होगा सॉल्व करने का। अगर वो नहीं आता तो जाहिर है फिर दूसरा तरीका जो है कि आप बारी बारी सारे पॉइंट्स रखें और जिस पॉइंट से दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं वो सेटिस्फाई कर रहा होगा और जिसमें नहीं होंगी वो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? खुलूद आपने क्वेश्चन पूछा था। यस सर, आगे सर। ओके जी। सर सर ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो इस चैप्टर का नहीं है, तो अब हम आ जाते हैं 11 का देख लेते हैं, पेपर 2011। तो इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इज ए स्ट्रेट लाइन and ax1 plus by1 plus c greater than 0, then x1 y1 lies। अब यहाँ पे देखें कि ये
पॉइंट पुट किया है इस लाइन में, और पुट करने से ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई, ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई। अब ये जो पॉइंट होगा वो ऑन द लाइन होगा, अबव द लाइन होगा, या बिलो द लाइन होगा। और यहाँ पे उसने बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि बी क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन वैसे इतना क्लियर नहीं है। लेकिन अब इस वाली सिचुएशन में हम ये बी का जो पहले प्लस आया हुआ है ना, इससे ये समझेंगे कि ये बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अमूमन वैसे तो उसको चाहिए था कि ये बता देता कि ए बी और सी जो हैं, या एटलीस्ट बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन अगर वो ये नहीं बता रहा तो फिर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि बी और ए और सी ये पॉजिटिव नंबर होंगे। और अब कोएफिशिएंट लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है, वो डिटरमिन करने से पहले ये वाले जो साइन है ये हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है आंसर इस पॉइंट को पुट करने से। इसलिए ये जो लाइन है, सॉरी ये जो पॉइंट है वो अबव द लाइन है। तो ये जो टू वाली ऑप्शन है वो सही होगी। ठीक है, हाँ एक और चीज़ भी इसमें हो सकती है, लेकिन वो टू और थ्री अगर दिया होता, अगर यहाँ लिखा होता कि टू एंड थ्री, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जानी थी। ये बात गौर से ज़रा सुन लें, क्योंकि ये हमने पहले चीज़ डिस्कस की ना कि अगर ये चीज़ ज़ीरो आ जाती है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि y का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट ऑन द लाइन है। लेकिन अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, अबव द लाइन भी हो सकता है, बिलो द लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ अगर एक ऑप्शन ये दी होती नीचे कि टू एंड थ्री, तो फिर हम टू एंड थ्री को सिलेक्ट कर लेते। बहरहाल अब इसमें वन एंड टू तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन का मतलब ऑन द लाइन है। ऑन द लाइन तो तब होता है अगर यहाँ ज़ीरो के इक्वल आ रहा हो, इसलिए वन और टू दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो या फिर टू ओनली होगा या थ्री ओनली होगा। और इसमें टू ओनली हम इसलिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि बी को भी हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये मेंशन ना हो तो हमें फिर पॉजिटिव ही कंसीडर करना होता है अगर मेंशन ना हो। वैसे ये क्वेश्चन चाहिए था कि वो मेंशन करते। ठीक है, समझ आ गई इस बात की समरान? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स A3,4, B2,3 and C2,2 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं तीनों। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इज, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ जी, किसी को याद है सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला था? डी सर, डी डेल्टा। ऑप्शन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है अगर x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 ओवर 3? ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3। और इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, ये सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक और भी होता है, वो किस चीज़ का होता है जिसमें हम ax1 और by1 और cy1 नहीं, ये लिखते हैं ax1 प्लस by1 bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस सी। ये भी एक होता है, एक सेंटर होता है, सर्कम सेंटर। ये सरकम सेंटर का होता है। ठीक सर है, दोनों में डिफरेंस बता दें सर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड्स होता है ना, वो तो जो मीडियंस होते हैं
मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और जो सरकम सेंटर होता है वो साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सर डायग्राम से बना देंगे सर थोड़ी सी। ये अगर ट्राइंगल हो तो ये लाइन तो होती है मीडियन, यानी ये मिड पॉइंट है इस साइड का। इसी तरह ये एक मीडियन होगा, तो जहाँ पे तो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। और राइट बाइसेक्टर जो है वो ये होते हैं कि आपने इस साइड का परपेंडिकुलर एस राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी मिड में से भी गुजर रहा और 90 का एंगल भी बना रहा हो। इसी तरह इसका मीडियन ड्रॉ किया, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी ये 90 का एंगल भी बना रहा है और मिड में से भी गुजर रहा है। तो ये जहाँ पे मीट करेंगे वो जो है वो सरकम सेंटर होगा। इसी तरह यहाँ से भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनका, और ये सेम नहीं होते हैं। सिर्फ ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें ये सेम हो सकते हैं, अदरवाइज ये डिफरेंट होते हैं, ये सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। क्लियर होगी ये बात? जी सर। तो अब बेसिकली हमें क्या करना था कि 3 + 2 5 + 2 7 7/3। तो ये डी ऑप्शन जो होगी ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द स्लोप ऑफ लाइन ax + 3y = 3 इज 1, देन वैल्यू ऑफ a इज। तो ये आपको ये पता है, स्लोप के लिए हमने एक तरीका ये रखा। अगर मैं इसको यहाँ इस साइड पे ले आऊँ तो ये बन जाएगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ax + 3y - 3 = 0। और स्लोप फाइंड करने के लिए हमने माइनस, क्या था, -a/b जी सर, या -b/a? ए और बी। a/b। हाँ जी। तो अब ये यहाँ पे a तो है a ही, और b यहाँ पे है 3। तो -a/3 शुड बी इक्वल टू 1। ये चीज़ 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी -3 इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो a ऑप्शन ठीक हो जाएगी। सर वो फिजिक्स की क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप तो जैसे पहले ही सर से भी पहले ज्वाइन कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड A इज। तो डिस्टेंस बताना है O और A का, तो बड़ा आसान सा है जी ये तो। डी सर, हाँ, इसमें सिंपल यही हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप सिंपल A के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। तो A जो है ना, उसका ये डिस्टेंस चूंकि 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3,4। 3,4। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो 0 से तो डिस्टेंस इसका सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उनका अंडर रूट आ जाएगा, जो पाइथागोरस थ्योरम की भी बात आप कर रहे हैं। तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। वैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है। तो ये अगर एक साइड परपेंडिकुलर या बेस में से एक 3 हो एक 4 हो, तो हाइट जो होती है वो 5 बनती है। तो इस तरह ये 5 आ जाएगा। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि द इंटरसेप्ट्स फॉर्म। अब इंटरसेप्ट्स फॉर्म का मतलब है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जो अभी हमने एक पिछले पेपर में भी डिस्कस किया है, x/p और y/q। उस फॉर्म में हमें इसको बेसिकली लिखना है। तो ये बड़ी आसान सी बात है। इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं
इसको डिवाइड कर देंगे 12 पे हर टर्म को, ताकि यहाँ पे 1 बना सकें, क्योंकि उसमें 1 होता है। तो जब ये 1 बनाना होगा हमें, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस y/4 इक्वल 1। तो x/3 प्लस y/4, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ये आज हमने 3 पेपर्स जो हैं वो देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह भी करके पूछ सकते हैं। तो अभी फिर अल्लाह हाफिज़।